गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। लास्ट क्लास में हमने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया था ये उससे थोड़ा डिफरेंट है और अलग टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, इसलिए हमने इससे रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जो केमिस्ट्री में एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज और आपको कुछ मेन पॉइंट बताएंगे जो इसके डिस्कवरी और उनके साइंटिस्ट के नाम हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। चलिए, इसमें पहला टॉपिक हम लेते हैं जो केमिस्ट्री का हमारा स्टार्टिंग जैसे होती है। एटम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में किस तरह से उनके पूरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ डिस्कवर के बारे में बात करेंगे कि डिस्कवरी किसने की और कौन उनके साइंटिस्ट हैं। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से, और इस पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। सेकंड हमारा आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? इसे हम एच से भी लिख लेते हैं, या पी लिख लो आप, इसे प्लस से भी लिख देते हैं, या ऐसे भी आ जाता है, एच को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं? एन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब हम इनके बात करेंगे साइंटिस्ट के नेम की। पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी की थी किसने? जे थॉमसन ने। क्या नाम था? जे थॉमसन। हिंदी और इंग्लिश में नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट क्लास में भी, कि नाम में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो और चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। चाहो तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, क्या नाम था उनका? गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। पूरा नाम था गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन रदरफोर्ड, रदरफोर्ड उनका नाम था। ठीक है, और इस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्ड आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की किसने डिस्कवरी की थी? जेम्स चैडविक। क्या नाम है उनका? जेम्स चैडविक। ठीक है, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश से कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, फोर्थ नेक्स्ट आता है हमारा, एक वर्ड आता है मैसोन। ठीक है, आपने सुना है या नहीं पता नहीं, लेकिन वर्ड है आपका मैसोन। इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, मैसोन। तो इसकी डिस्कवरी किसने की है? युकावा। क्या नाम है उनका? युकावा। ध्यान से देखना, मैसोन का कौन है? युकावा। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है आपके कौन? न्यूक्लियस। और एक पॉजिट्रॉन भी होता है, चाहो तो उसे लिख लो पहले, पॉजिट्रॉन। हिंदी इंग्लिश में कोई मसला नहीं होना चाहिए, पॉजिट्रॉन। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? पॉजिट्रॉन के डिस्कवर जो थे वो थे कार्ल एंडरसन। ठीक है, आप एंडरसन भी लिख सकते हो, ओनली क्या लिख सकते हो? एंडरसन। इतना याद रख लोगे काफ़ी है, एंडरसन। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा कौन? सिक्स पॉइंट पाएगा न्यूक्लियस या नाभिक, कुछ भी कह दो, नाभिक कह सकते हो हिंदी में, केंद्रक भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हो? न्यूक्लियस। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। वो भी किसने बताया था? रदरफोर्ड ने ही बताया था। ठीक है, ये भी कौन थे? रदरफोर्ड थे। किसके बारे में बताने वाले? न्यूक्लियस के। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर पे हमारा क्या आएगा? 1 सेकेंड। 7 नंबर पे आएगा हमारा एटॉमिक थ्योरी जो दी थी। कौन सी थ्योरी थी? एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक प्रिंसिपल या एटॉमिक थ्योरी कह देते हैं, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु सिद्धांत। क्या कहेंगे? एटॉमिक का मतलब क्या होता है? परमाणु। ठीक है, और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो क्या बन गया? परमाणु सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? ये दिया था किसने? डाल्टन ने। क्या नाम था उनका? डाल्टन, या पूरा नाम कह सकते हो आप, जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर पे एटॉमिक थ्योरी के बाद आता है हमारा कौन सा? एटॉमिक नंबर। ये थ्योरी था, अब हमारा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं? एटॉमिक मतलब फिर से वही, परमाणु, और नंबर का मतलब क्या होता है? क्रमांक। तो क्या बन गया? जो एटॉमिक नंबर क्रमांक, या जेड से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम जो जिन्होंने इसके बारे में बताया वो कौन थे? उनका नाम था मोसले।
ठीक है, मोज़ले या मोज़ले भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, मोज़ले। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर पे एटॉमिक नंबर के बाद आता है हमारा क्वांटम प्रिंसिपल जो आता है। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम प्रिंसिपल, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो, क्वांटम सिद्धांत हिंदी में। तो क्वांटम सिद्धांत हमारा किसने बताया था? वो थे मैक्स प्लांक, सबको पता होगा इसका नाम तो। ठीक है, मैक्स प्लैंक, हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है, आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं। 10 नंबर पे आता है, नेक्स्ट आते हैं, हम पढ़ते हैं अब पीरियडिक टेबल के बारे में। ठीक है, पहले एक वर्ड और लिख देते हैं, इसको मैनेज करने के बाद जो आता है हमारा रेडियो सक्रियता, क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, या हिंदी में आप इसको क्या कहोगे? रेडियो सक्रियता। ये रेडियो और एक्टिविटी का मतलब होता है उस रिएक्शन, उसके वर्किंग जो होती है, काम करने का प्रोसीजर। ठीक है, तो रेडियो ये आता है हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हेनरी बैक्यूरेल, जिसने रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था। नेक्स्ट आवर्त सारणी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे आप? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, या हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे? आवर्त सारणी। ठीक है, 1 सेकंड, तो जो हमारा इसमें पॉइंट है आवर्त सारणी, क्या कहेंगे इसको? आवर्त सारणी। और दूसरा हमारा आता है, नेक्स्ट मैं आपको इसी के साथ बता दूं, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, कौन सा आएगा? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी। ये क्या बनेगा आपका? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इन दोनों कंसेप्ट को एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो पहला है हमारा आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने, तो सब जानते हैं ना, किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था, मेंडलीफ। और ये वाला किसने दिया था? आधुनिक वाला, वो दिया था मोज़ले ने। ठीक है, किसने दिया था? मोज़ले ने। ऐसे भी लिख लेते हैं इसके नाम को हिंदी में, मोज़ले, यहाँ एक मात्रा आएगी, मोज़ले ने। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर पर कौन सा पॉइंट पढ़ना है हमें? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये किसने दिया था? इसके बारे में बात करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। जो हमारे केमिस्ट्री के फादर हैं, लेवोजियर, ठीक है, उन्होंने दिया था। लेवोशियर या लेवोजियर भी कह देते हैं, लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर ऐसे भी पढ़ लेते हैं, या इंग्लिश में लेवोशियर भी कह देते हैं, लेवोशियर। ठीक है, 14 पॉइंट आता है हमारा सापेक्षता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सापेक्षता का, या आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत ये किसने दिया था? बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है आपके आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन, जिन्होंने आइंस्टीन इक्वेशन भी दी थी। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? E = mc², पता है ना। और इन्होंने एक लॉ और दिया था, इन्हीं के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उस लॉ का, दोनों का एक जैसे साथ साथ याद हो जाएगा आपके। ठीक है, उनका नाम था, लॉ का जो उन्होंने डिस्कवरी की थी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या कहते हैं उसे? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो मैंने अभी आपसे बताया, E = mc², ये थी। ये भी किसने दी थी? आइंस्टीन ने ही दी थी। ठीक है, ये भी किसने दी थी? आइंस्टीन, जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे उन्होंने। नेक्स्ट आता है हमारा 16 नंबर पर पीएच। आपने सुना होगा पीएच स्केल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में किसने बताया? वो बताया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। ठीक है,
क्या नाम था उनका? सोरेनसन, उनका नाम था सोरेनसन। नेक्स्ट 17 नंबर पे हमारा पॉइंट आता है विद्युत अपघटन का नियम। ये 11th में है पूरा है और 10th में भी है, ठीक है। विद्युत अपघटन का नियम, क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघटन का नियम। तो विद्युत अपघटन का नियम किसके होते हैं? पढ़े ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ जो होते हैं वो फैराडे के हैं। किसके हैं? फैराडे के नियम है ये फैराडे के हैं। 17 के बाद आता है आपका 18 नंबर पर कौन सा हम पढ़ेंगे अब? कौन सा पॉइंट आता है? जैसे इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी तरह से है प्रकाश विद्युत इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? लाइट के लिए वर्ड होता है फोटो और इसके लिए इलेक्ट्रिक और इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये केमिस्ट्री और बायो दो और फिजिक्स दोनों में है, ठीक है। तो ये किसने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये भी आपके आइंस्टीन ने ही दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने, ठीक है। अब 19 नंबर पे आते हैं हमारा एक वैलेंसी मैंने आपको लिखाई थी, इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है, वो कोसले ने दी थी। किसने दी थी? कोसले ने। ऐसे इसे वैद्युत संयोजकता भी कहते हैं, वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंस भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसके ये किसने दिया था? ये दिया था कोसले ने, कोसले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाश्चुराइजेशन। आपने सुना होगा पाश्चुरीकरण क्या होता है? क्या सुना था? पाश्चुरीकरण। इसके बारे में किसने बताया था? इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसे इंग्लिश में भी पाश्चुराइजेशन ही कहते हैं, पाश्चुराइजेशन, ठीक है। क्या होता है ये? पाश्चुराइजेशन। तो इसकी डिस्कवरी की थी लुई पाश्चर ने। किसने की थी? लुई पाश्चर। याद रहेगा, सेम नाम है इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है पाश्चुराइजेशन। तो पाश्चुराइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी खाद्य पदार्थ को, ये कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है, मैं शॉर्टकट लिखूँगी जिससे आप समझेंगे। प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसी क्रिया है ये, इसमें हम क्या करते हैं, इस क्रिया में हम क्या करते हैं, कोई खाद्य पदार्थ होता है, मतलब खाने पीने की चीज़ें, ठीक है। क्या होता है हमारा? कोई खाद्य पदार्थ मतलब फूड मटेरियल, ठीक है। हमारा कोई फूड होता है तो उसे हम क्या करते हैं, और वो फूड भी किस में होगा? वो भी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तरल पदार्थ होना चाहिए। कैसा? तरल पदार्थ, ठीक है। तो हमने पाश्चुराइजेशन में देखा कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम फूड लेते हैं, वो भी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमने लिक्विड लिया है इसे हमने एक फिक्स टेम्परेचर पर और फिक्स टाइम तक गर्म करना है, ठीक है। क्या करना है इसको? फिक्स टेम्परेचर, मतलब हमें कितने डिग्री टेम्परेचर रखना है और फिक्स टाइम, दोनों चीज़ें क्या करनी है? फिक्स करनी है। फिक्स टाइम तक गर्म करना है। फिक्स टाइम तक क्या करोगे? गर्म करोगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हमने क्या किया कि एक प्रोसेस है पाश्चुराइजेशन, जिसमें ये एक रिएक्शन होगी जिसमें हमें क्या लेना है? एक लिक्विड पदार्थ लेना है, वो खाने पीने का कुछ भी हो सकता है, उसे फिक्स टेम्परेचर तक और फिक्स टाइम तक हमें क्या करना है? गर्म करना है। टाइम भी और टेम्परेचर भी दोनों को सेट कर देने हैं कि इतनी देर तक होगा, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? गर्म करने के बाद उसे फिक्स टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद तुरंत उसे ठंडा करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ठंडा करना है, ठीक है। कूल करेंगे उसको। कूल करने के बाद वो भी हमें क्या करना है? टेम्परेचर फिक्स कर लेना है। इसके लिए भी क्या रहेगा? जो टाइम रहेगा वो भी कि कितनी देर उसे ठंडा करना है, उसमें भी टाइम रहेगा। इससे क्या होगा? इससे जो होगा ये होगा कि जो उस लिक्विड के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, या निष्क्रिय हो जाते हैं, अपना काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फूड के अंदर क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीवाणु। जो इसके क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, या आप कह सकते हो इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो बैक्टीरिया कह सकते हो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दूँ या बैक्टीरिया भी कह सकते हो आप, माइक्रो बैक्टीरिया। इनका क्या होता है? इनका जो है ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं ये? इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है।
इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। निष्क्रिय का मतलब होता है ये काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये जब ये बंद कर देते हैं काम करना, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पास्चुराइजेशन। ठीक है, तो अब हम डिस्कवरी की, मैंने आपको बता दिया कि डिस्कवरी किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, खोज किसने की थी? इसकी खोज जो की थी वो लुईस पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने कब की थी अगर ये पूछा जाए तो? 1864 में। कब की थी? 1864 में की थी। ठीक है, उन्होंने क्या करा था? किस चीज़ का करा था? उन्होंने लिया था दूध, मिल्क जिसे हम कहते हैं। ठीक है, दूध लिया और इन्होंने क्या किया? दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर कब तक? 150 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक, इस टेम्परेचर पर इन्होंने क्या करा? 30 मिनट तक उसको गर्म करा। क्या किया? 30 मिनट तक, 30 मिनट तक क्या करा? उसको गर्म करा। हमने भी पढ़ा कि सबसे पहले फिक्स टेम्परेचर पर उसे क्या करना है? गर्म करना है। फिर इसके बाद क्या किया? नेक्स्ट पॉइंट, उसे इसके जस्ट बाद ही 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, कितना? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे क्या कर लिया? ठंडा कर लिया। इस पर क्या कर लिया? ठंडा, कूल कर लिया उसको। जब कूल हो गया तो उससे क्या हुआ? जो दूध के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या बैक्टीरिया थे वो सब खत्म हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ? जो दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीवाणु जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु या आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कह सकते हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी कह सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो ख़त्म हो गए, निष्क्रिय हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? निष्क्रिय, मतलब वो अब अपना काम नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे उसको। ठीक है, निष्क्रिय हो जाते हैं। समझ में आया? क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय। ठीक है, एक बार और देखिए पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन की खोज जो की थी वो लुईस पास्चर ने की थी और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कोई फूड मटेरियल या फूड पदार्थ जो लेते हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है और उसे फिक्स टेम्परेचर और फिक्स टाइम तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमने उसे फिर क्या करा? ठंडा करा। कब तक? तो उसका भी टेम्परेचर फिक्स रखा। तो उसके अंदर जो फूड था उसके अंदर जो छोटे मोटे जीवाणु होंगे, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। वे क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल किसका लिया था हमने? दूध का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये? दूध का। खोज किसने की? लुई पास्चर ने 1864 में। दूध को 145 डिग्री से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसे 30 मिनट तक गर्म करा। मैंने बताया ना, टेम्परेचर भी और दोनों टेम्परेचर भी और टाइम भी दोनों को फिक्स कर दिया। तो इतने टेम्परेचर पर इतनी मिनट तक क्या किया? गर्म करा। गर्म करने के बाद कितना टेम्परेचर पर? 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसे कूल करा, ठंडा किया। जब वो ठंडा हो गया तो उसमें चेक करेंगे, देखेंगे तो उसमें कोई भी, दूध के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब वो गर्म करने के बाद जब तुरंत ठंडा करते हैं तो उसके बाद जो उसमें जीवाणु होते हैं वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिससे हमें जो प्रोसेस पूरा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 10th लेवल पर बस इतना पूछ लिया जाता है कि पास्चुराइजेशन क्या है। ठीक है, और 12th में तो ये पूरा क्वेश्चन कहीं भी बायो या केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है क्योंकि ये साइंस के अंदर आता है, नॉट सो स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना मुश्किल नहीं है। पास्चुराइजेशन में डिस्कवरी याद रखेंगे कि किसने की? लुईस पास्चर ने। प्रोसेस क्या है? खाद्य पदार्थ लेना है, वो भी कैसा? लिक्विड लेना है, और लिक्विड को कब गर्म करना है और कितने टाइम तक गर्म करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितने टाइम रखना है। उसके बाद उसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जो उसमें छोटे मोटे जीव जंतु होंगे वो सब खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारा दूध सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता। ठीक है, दूध को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखना है? 145 डिग्री से 150 यानी कि 150 फ़ारेनहाइट तक उसे गर्म करेंगे आधे घंटे तक, और गर्म करने के बाद 55 डिग्री तक उसे क्या करेंगे? ठंडा कर लेंगे। ठीक है, जिससे दूध के अंदर होने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु हैं छोटे मोटे, वो सब मर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया और आप कमेंट करते हैं तो आई फॉलो यू एंड आई विल गिव योर आंसर। ठीक है,
थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।